Hello students, welcome to the fourth video of this chapter number 13 magnetic effects of electric current. पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता हो तो उसके आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट आ जाए या फॉर एग्जांपल कंपास आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो मूव हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, क्या उस पर खुद पर भी फोर्स लगता है? क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी करंट कैरिंग कॉइल पे फर्क पड़ता है? मतलब ये कि अगर सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो क्या ये ऐसे मूव होता है? देखो यहां पे ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें से, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो क्या इसमें ऐसा 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 कोई मूवमेंट होता है? ये हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। यस, ऐसा होता है। देखते हैं। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्ट्स अ कंपास, जैसे हमने बात किया, the bar magnet also applies, the compass also applies, another bar magnet can also apply in equal and opposite force on the conductor। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर ने किसी दूसरे कंपास पर फोर्स लगाया तो कंपास भी इस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताया। तो देखो, कभी भी अगर हम ये देखते हैं ना कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो आपको ये याद रखना चाहिए न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कि दूसरी बॉडी भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी पहली बॉडी पर। अब यहां पे पहली बॉडी कौन है? करंट कैरिंग वायर। दूसरी बॉडी कौन है? कंपास। तो जब इसने कंपास पर फोर्स लगाया तो कंपास भी इस पर फोर्स लगाएगा। यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को फोर्स लगता है। फिर से एक बार, हम यहां पर यह बोलना चाहते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो किसी पर फोर्स लगाता है तो उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी लगता है। यस, बट अगर ऐसा सिचुएशन ना भी हो, हम लोग यहां पर एक दूसरा मैग्नेट नहीं रख रहे, हम क्या कर रहे हैं कि बस एक रूम है जहां पर समहाउ एक मैग्नेटिक फील्ड है, पता नहीं मैग्नेट्स बहुत दूर है, ओके, और वो मैग्नेट्स इतने हैवी है, इतने दूर है कि उस पर फोर्स इतना हम लोग लगाएंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर वेरी हैवी। बट अगर ये कंडक्टर बहुत पतला सा है, हल्का सा है, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड याद है आपको, वो ऐसे ऐसे करके हमने ड्रॉ किया था वो मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगेगा। और उसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये देखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आपने को देखना है। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको 12th स्टैंडर्ड में आता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है, बट उसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे सामने रखा है। अब आपको लगेगा कि सर हम एक्स्ट्रा चीज क्यों पढ़ें? क्यों इसलिए पढ़ें? बिकॉज थिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक विच आर ओनली इन वर्ड्स। मगर अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो और उसके लेटर्स याद कर लेते हो तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको याद तो करनी ही है चीजें, तो फॉर्मूला याद कर लो, ईजी पड़ेगा, है ना। देखो, दिस एफ इज द फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा। दिस इज गिवन बाय BIL sin थीटा। बहुत सारी चीजें हैं, आराम से एक एक करके देखते हैं। ये जो B है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोलते हैं? ये 12th स्टैंडर्ड में भी आप देखने वाले हो, B कहीं भी दिखता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बोलेंगे सर ये तो हमको नहीं बताया गया। यस, एग्जैक्टली, आपको ये 10th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस में नहीं, लेटर यूज नहीं किया, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोला, उसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है वो भी बताया, बट ये नहीं बताया कि उसके लिए क्या लेटर यूज कर सकते, तो हम बता रहे हैं। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो अगर यहां पर एक वायर है जिसमें इस तरीके से करंट कैरी हो रहा है, इसकी लेंथ है L, यहां से लेके यहां तक, ओके। इस वायर में जिसका लेंथ L है इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और अगर ये एक एक्सटर्नल फील्ड B में है तो इस पर कुछ तो फोर्स लगेगा। तो मैं कलर बदल देता हूं जिससे आपको इजीली दिखे। ये रहा। सो दिस इज द वायर विच इज
carrying current I, it is present in the magnetic field B and it has a length of L. अगर एक ऐसी वायर है जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ L है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड B में मौजूद है, तो उस पर फोर्स लगेगा BIL sin थीटा. ओके, आराम से, धीरे धीरे. तो आप समझ रहे हो कि फोर्स BIL sin थीटा मतलब B अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा. ऑफ कोर्स फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा क्या? ऑफ कोर्स. सो B फोर्स लगा रहा है तो B जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा. ठीक है. करंट I, अगर इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा. क्यों? क्योंकि ये देखो सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ज्यादा फोर्स के लिए आप ज्यादा करंट लगाते हो. ज्यादा करंट तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा फोर्स, और ज्यादा लेंथ. इसकी लेंथ देखो, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम करंट फ्लो करो, पर अगर इसकी लेंथ अगर आपने ये बढ़ा दी, अगर आपने ये लेंथ बढ़ा दी तो ज्यादा फोर्स लगेगा. क्योंकि फोर्स लगाने के लिए अब ये भी बहुत एक्स्ट्रा वायर है ना फोर्स लगाने के लिए, तो फोर्स विल बी एक्स्ट्रा. सो बी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, वेरी क्लियर. करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो रहा होगा तो ज्यादा उसको इफेक्ट फील होगा. और तीसरी बात, अगर उसकी लेंथ बड़ी होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा जगह होगी उसको फोर्स लगने के लिए. एंड द फोर्थ थिंग इज साइन थीटा, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये आपने 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में पढ़ा हुआ है, आपके ही कोर्स में. आपने शायद जब तक मैं ये चैप्टर आप देख रहे होंगे तब तक शायद आपने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ा हो, बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये रिविजिट कर लेना. साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो ध्यान से, कंडक्टर वायर जो है वो ये है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में ये जो एंगल आता है देखो, ये अभी तो ये 90 है बट कुछ भी हो सकता है, ये एंगल थीटा जो भी हो, कुछ भी एंगल थीटा हो सकता है. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो यहां पर साइन थीटा आपको लेना है. क्लियर है? अब सी, फोर्स बढ़ाने के लिए आप B बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ा सकते हो, लेंथ बढ़ा सकते हो और साइन थीटा बढ़ा सकते हो. अब मुझे बताओ, साइन थीटा बढ़ाने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? क्या एंगल पर साइन थीटा, क्या थीटा पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है? तो आप बोलेंगे, अगर मैथ्स की टेक्स्ट बुक देख लो, सो इफ यू सी द साइन रेशियोज, साइन 0 स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन साइन 30 is half, sin 45 is more, sin 60 is more, and sin 90 is the maximum one. So sin 90 मैक्सिमम होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना. मतलब फोर्स बढ़ाने के लिए साइन थीटा बढ़ाना चाहिए, और साइन थीटा बढ़ाने के लिए आपको थीटा को 90 करना जरूरी है. सो यहां पर आप लिख लेंगे कि इफ थीटा इज 90 डिग्री देन फोर्स बिकम्स मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए एंगल 90 होना चाहिए, और 90 होने का मतलब है परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, सॉरी फोर्स नहीं, जो लेंथ है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड. ध्यान से समझ रहे हो, ये जो B है और ये जो लेंथ है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. क्लियर है? बहुत अच्छा. सो इस पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर पेज नंबर 232 पे, विच सेज हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल बी अफेक्टेड इफ. ठीक है, तो अभी आपके बुक में जो एक्टिविटी दी है उस पर वो क्वेश्चन है. सो बेसिकली वो डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कब ज्यादा होगा फोर्स, कब ज्यादा होगा उसकी बात कर रहे हैं. सो करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज कर दिया तो फोर्स इंक्रीज होगा. यस, बिल्कुल. स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा. और लेंथ ऑफ रॉड AB इज इंक्रीज्ड, अगर लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा. यस, बिल्कुल बढ़ जाएगा. क्लियर है? बहुत अच्छा. सो वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, बहुत अच्छा. अब नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस वायर पर फोर्स अभी लगेगा कैसे. इस वायर पर फोर्स लगेगा, बट किस डायरेक्शन में लगेगा वो नहीं निकाला अपन ने. देखो ये B है यहां और करंट है वहां, दिख रहा है आपको. B है इधर ऊपर, करंट है उधर. तो हम ये सोच रहे हैं कि फोर्स लगेगा, ठीक है, किधर लगेगा, मतलब ये ऐसे ऊपर चला जाएगा या ऐसे बाहर आ जाएगा या अंदर चला जाएगा. ये वायर के साथ क्या होगा? देखो करंट वहां पर फ्लो हो रहा है, करंट वहां पर फ्लो हो रहा है और B ऐसे ऊपर लग रहा है.
तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ तो रैंडम लगेगा, है ना, वी डोंट नो कैसा लगेगा फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है आपको। फ्लेमिंग भाई साहब का लेफ्ट हैंड का रूल, मतलब आपके लेफ्ट हैंड का भी रूल। अब लेफ्ट हैंड का ही क्यों रूल, समझो। लेफ्ट हैंड में आपको करना क्या है पहले देखो, और राइट हैंड से वो क्या होने वाला है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो वो ये बोलते हैं कि आप थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को आउट स्ट्रेच करो ऑफ द लेफ्ट हैंड ही, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये तीन लाइंस, तो ऐसे रखेंगे क्या, नहीं, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ठीक है, नहीं सर, क्योंकि अब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये नहीं चलेगा आपको। सो अभी हम लोग एक काम याद रखते हैं कि जब भी अगर हम बोलते हैं कि तीन लाइंस या तीन डायरेक्शंस अगर परपेंडिकुलर है आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो डेफिनेटली एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस पर ही होंगे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज आपको लग रहा है कि सर वो तो एक जगह से निकलने चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर, और ये जेड एक्सिस जो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है ना। दीवार का एक कोना देखो ना, आपके दीवार में कोना देखो, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस, यस और नो। तो वो चीज ऑब्वियसली यहां से अच्छे से दिखती नहीं है, बट लेफ्ट हैंड रूल आपको इजी पड़ेगा बिकॉज आप हमेशा दीवार कहां ढूंढोगे, और दीवार ढूंढ भी ली तो आपको एक प्रॉब्लम होने वाला है, देखेंगे अपन। सो यू शुड यूज योर लेफ्ट हैंड, यू शुड प्रैक्टिस विद योर लेफ्ट हैंड। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आप चाहो तो कर सकते हो, आपके बुक्स में दिए रहते हैं। हाँ, तो हमने क्या कर लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया। अब देखो ध्यान से, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, तो मैं यहां पर लिख लूंगा बी, ठीक है, सो दैट आई डोंट फॉरगेट। ओके, ये है बी, दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। मिडल फिंगर है करंट का डायरेक्शन, सो मिडल फिंगर है करंट, तो क्या लिख लू मैं यहां पे, आई, ठीक है। तो अगर ये बी है, ये आई है, तो ये जो थंब होगा, ये तीन उंगली है ना, तो ये बी है, ये आई है, तो अगर ये थंब होगा तो फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा थ्रू योर थंब। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, थंब इज द फोर्स डायरेक्शन, ऐसे इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। ये एग्जाम में लिख के मत जाना ये आपके घर के प्रैक्टिस के लिए है, इसके लिए कि आपको ये याद रहे, ठीक है। आ जाओ, शुरू करें फिर से एक बार। आपकी ये तीन उंगलियां जो है ना, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। आप इसको पीछे तो नहीं कर सकते, आप जो नेचुरली कर सकते हो वैसा करो। और ये दो उंगलियों को क्या करूं, इसको दो उंगलियों को रहने दो, अपने आप ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ध्यान से। नाउ फोर फिंगर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है और मिडिल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन दिखाता है, तो ये डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि फोर्स कहां लगेगा, ठीक है। आ जाओ, शुरू कर लें। अब देखो यहां पर करंट मेरा किस डायरेक्शन में है, हम इसका जानना चाहते हैं ना, करंट मेरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में। आपको इस हाथ का पोजीशन चेंज नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको ये रखना है और इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो करंट का डायरेक्शन उधर है, बहुत अच्छा। अब बी का डायरेक्शन कहां है, बी का डायरेक्शन ये रहा बी, ये देखो, तो बी का डायरेक्शन कहां है, ऊपर। सो मैंने आई को वैसे ही रखा और बी को मैं लेके गया जहां बी है, तो देखो आई अभी भी उधर है और बी ऊपर है, ठीक है। और मेरा अंगूठा कहां है, देखो ध्यान से, अंगूठा, ये आई, ये बी, और मेरा अंगूठा कहां है, बाहर, ठीक है। हाथ दुखने लग गया मेरा, बट इसमें प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको जल्दी से होगा, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए। फिर से एक बार देखो, मेरा हाथ ऐसे कंफर्टेबल है, ऐसे नहीं दुख रहा, बट मुझे आई के डायरेक्शन में आई को रखना है, तो मैंने आई के डायरेक्शन में आई को रख दिया। अब बी के डायरेक्शन अंदर थोड़ी ना है, बी का डायरेक्शन तो ऊपर है, तो मैंने आई के डायरेक्शन को बराबर रखा और बी को ऊपर इसके डायरेक्शन में ले लिया। और ये जो थंब का डायरेक्शन है वो कहाँ आता है, थंब ऐसे नहीं आता ना,
थंब तो ऐसे आता है। सो थंब के डायरेक्शन में देखो कौन है, फोर्स। तो इसका मतलब ये वायर को कहां फोर्स लगने वाला है, देखो कहां लगने वाला है, यहां बाहर। तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स लाइक दिस। यस, समझ में आ रही बात? अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो आपको ये वायर दिखता है कि ऐसे बाहर आती है, बाहर। क्लियर है? बहुत अच्छे। इसको प्रैक्टिस करते 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 आपको समझेगा। एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं अपन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 232 says a positively charged particle, alpha particle, projected towards the west. वेस्ट, आपका वेस्ट कहां है? ठीक है, वेस्ट, ध्यान से, ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन में बता रहे हैं वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आ जाओ शुरू करें। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमने एक पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को वेस्ट में प्रोजेक्ट किया। मतलब हमारा करंट कहां है? करंट हमारा इधर है। ओके, हाँ। अब हमने ये देखा कि दिस इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डिफ्लेक्शन जो है ये हो गया है नॉर्थ में। तो ये देखो ये ढंग से आ रहा है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब नॉर्थ में लग रहा है फोर्स। क्लियर? अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे, ये देखो ये 90 डिग्री। अब वो ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि बी कहां होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा। सो ऑप्शन इज टुवर्ड्स साउथ, ईस्ट, डाउन और अप। साउथ, ईस्ट, डाउन और अप। ओके, आराम से। एक तो उन्होंने ऑप्शन दिया है साउथ और एक ऑप्शन दिया है ईस्ट। ठीक है, पहली बात, ये तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी दो चीज आप ले लो तो तीसरी चीज आती है 3D में, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब ये है, अगर आप ये दो चीजें ले लो तो ये आ जाती है आउट ऑफ द प्लेन। अगर आप ये दो चीजें ले लो, ये दो चीजें ले लो तो ये आ जाता है आउट ऑफ द प्लेन। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये दो चीजें प्लेन में है, इस बोर्ड पर है, तो तीसरी चीज जो होगी, कोई भी तीसरी चीज हो, ये दो हो, ये दो हो, कोई भी दो चीज अगर एक प्लेन में है, एक ही प्लेन, देखो ये एक ही प्लेन में है ऐसे, तो ये है बाहर। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये देखो ये एक ही प्लेन में है, बट फिर ये है बाहर, है ना। सो वॉट एवर आई टेक एज टू डायरेक्शंस इन वन प्लेन, द थर्ड कॉम्पोनेंट, द थर्ड थिंग इन दिस फैमिली, इन तीनों में से कोई भी एक उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। सो द आंसर विल बी डेफिनेटली नॉट साउथ, नॉट ईस्ट, बिकॉज फिर सब कुछ एक ही प्लेन में हो जाएगा। नहीं, यहां पर आपको एक प्लेन में रखना है और एक बाहर या अंदर आना से। तो आंसर विल डेफिनेटली बी, द आंसर विल डेफिनेटली बी आउट और इन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर है? अब आपको अपनी बुक में ईस्ट वेस्ट ये सब निकाल के देखना है, बिकॉज अप और डाउन आपको देखना है। ठीक है, अब अपने को निकालना है बी का डायरेक्शन। सो क्लियरली इट विल बी आदर आउट और इन। क्लियर है? चलो आ जाओ, देखिए, बहुत अच्छा। अब देखो अपने को क्या क्या दिया है, एफ दिया है, ये देखो एफ, तो एफ ऊपर है, वेरी गुड। आई कहां दिया है, आई, ये आई है, तो आई कहां दिया, यहां दिया है। सो अब देखो एफ को ऊपर ही रखो और आई को जो है ना वो यहां कर दो। दिख रहा उंगली में क्या क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आज देखो, ये है करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स। देखो ये उंगली से करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स। ठीक है, याद करो, उसको मदर फादर भी बोलते हैं लोग, मदर फादर चाइल्ड, आपको जैसे भी याद रखना है। करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स। अब ध्यान से देखना, फोर्स ऊपर है, ठीक है, बट करंट इधर नहीं है, करंट तो इधर है। तो आपको इसको चेंज नहीं करना है। देखो जब आप डब्बा होता है, कोन हो, एक क्यूब होता है, रूबिक्स क्यूब, तो जब आप रूबिक्स क्यूब को टर्न करते हो तो ऐसा थोड़ी होता है चिपट जाता है वो, है ना। जब आप उसको टर्न करते हो तो पूरा की पूरा रोटेट हो जाता है। इसको भी आपको फिक्स रखना है, और जब आप इसको फिक्स रख के घुमाओगे, देखो फोर्स तो ऊपर है, ठीक है, बट करंट यहाँ नहीं है, तो करंट को ये ऐसे घुमा दिया, अब आ गया। तो फोर्स ऊपर और करंट यहाँ। अब देखो ये बी कहाँ पर आ रहा है, आउटसाइड। समझ में आया आपको? ये ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से आप अपने उंगली को देखो, क्या, करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स, करंट, फील्ड, फोर्स। एक बार आपने ये सजा लिया यहां से,
ओके, करंट फील्ड फोर्स। उसके बाद बस आपको इस हाथ को बराबर से हिलाना है, जैसे भी होगा। आपको बहुत सारा डांस करना पड़ेगा, बट जब आप डांस करो तो इसको पोजीशन को मत चेंज करो, ठीक है ना। ऐसे इसको अकड़ के रखो थोड़ी, 1-2 दिन ऐसे ही लेके घूमो अपने हाथ को, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लियर है। सो हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन 2, 3 कर लिया। और क्वेश्चन जो नेक्स्ट वन है 233 पेज नंबर पे, उसका भी जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 233 पेज पे, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? Stretch your thumb, forefinger, middle finger of the left hand so that they are mutually perpendicular. If forefinger shows the magnetic field direction, middle finger shows the current direction, then the thumb shows the force direction. Yes, current, field, force, current, field, force. If middle finger is current, forefinger is field, then your thumb will show the direction of the force या direction of the deflection. Clear है? Great. So हमने 3 questions कर लिए. Now let's do question number 9 here. क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9 वो बोलता है कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कब होगा लार्जेस्ट? जब परपेंडिकुलर होगा। थीटा सबसे ज्यादा कब, थीटा साइन थीटा कब से सबसे ज्यादा होगा? जब थीटा होगा 90 डिग्री। देखो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे तब मैक्सिमम फोर्स फील होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विद योर बैक टू वन वॉल। इस तरीके से an electron beam moving horizontally from the back, ऐसे towards the front wall, so ऐसे जा रही है आगे। ओके, नाउ अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है मतलब करंट उल्टा जा रहा है। ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हमने देखा है कि करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर यहां करंट जा रहा है, उधर आपके कैमरा में आ रहा है, तो करंट इधर मानेंगे। सो ये देखो, ये जो करंट है ये आई करंट फील्ड फोर्स, करंट इज Sure. Okay? उसके बाद is deflected by a strong magnetic field to your right side. मतलब डिफ्लेक्शन राइट साइड में हुआ है, मतलब फोर्स राइट साइड में लगा है। फोर्स, ये फील्ड नहीं है राइट साइड में, बट फोर्स राइट साइड में लगा। तो करंट पीछे है, देखो दिख रहा है, करंट पीछे है और फोर्स राइट साइड में है। तो फील्ड किधर होगा? करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। करंट है इधर, फोर्स है उधर, फोर्स उधर जा रहा है ना, उधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फील्ड किधर होगी? नीचे। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द फील्ड इनसाइड द चेंबर इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स अपना ध्यान से देख लेना, बिकॉज यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डिफ्लेक्शन राइट साइड में हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है। तो देख लेना ध्यान से, हियर द डिफ्लेक्शन इज टू द राइट, मतलब फोर्स इज टू द राइट। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन वी विल डू is question number 1, which says which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली चलने पर क्या होगा? देखो ध्यान से। सो देखो ध्यान से, जस्ट इमेजिन कि प्रोटॉन यहां जा रहा है, प्रोटॉन यहां जा रहा है, ओके, करंट यहां है। प्रोटॉन अगर यहां जा रहा है तो करंट भी यहीं होगा। सो करंट इज हियर। अब अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ये ऐसे बाहर, ऐसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग इज एक मैग्नेटिक फील्ड में वो फ्रीली चल रहा है, ठीक है ना। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उन्होंने नहीं बताया कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, बट इधर हम लोग ले लेते हैं। सो करंट यहां है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है कैमरा में, नाउ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, मेरा प्रोटॉन का जो मोशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है। अगर इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट, या फिर आप लिख सकते हो वेलोसिटी, देन इट गिव्स कंडीशन फॉर यूसीएम। अब ये यूसीएम क्या है? इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सन और अर्थ में भी। ध्यान से देखना, ये देखो, ये है सन, ये है अर्थ। देखो अर्थ इधर जा रहा है, ये हो गया उसका वेलोसिटी, ओके, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर। तो देखो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। सिमिलरली यहां पर देखो ध्यान से, प्रोटॉन यहां जा रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर है। देखो ये एक्स एक्सिस में है,
और ये वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब हमेशा हमेशा एक चलते हुए प्रोटॉन पर जब भी फोर्स लगेगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल ऑलवेज मीन व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाई यूनिफॉर्म? सर्कुलर तो समझ गए, यूनिफॉर्म का मतलब है, देखो ध्यान से, क्या अर्थ की स्पीड चेंज होती है क्या जब वो गोल गोल घूमता है सन के आसपास? नहीं। ऐसा होता है क्या कि कभी एक साल 365 डेज का था और दूसरा साल 360 डेज का हो गया क्योंकि फास्ट हो गया, क्योंकि अर्थ ने जो फील किया ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से स्पीड फास्ट हो गया? नहीं, इट स्पीड डज नॉट चेंज। हाँ, व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट कम्स हियर इट्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंजेस। सो देखो, पहले ऊपर जा रहा था, अब इधर जा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद इधर जाएगा। सो व्हाट चेंजेस इज नॉट द स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट व्हाट चेंजेस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। सो लुक एट द क्वेश्चन ऑप्शंस नाउ। क्या चेंज होगा प्रोटॉन का? क्या प्रोटॉन का मास चेंज होगा? नहीं, मास चेंज होने का कोई कारण नहीं। स्पीड चेंज होगी? नो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती। एंड देन वेलोसिटी चेंज होगी? हाँ, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। So speed will not change, but direction will change. Now, because velocity will change, momentum will also change. Because momentum is equal to, याद करेंगे, momentum is equal to mass into velocity. तो अगर velocity change होती है तो momentum भी change हो जाता है। और velocity is made up of magnitude and direction. अब magnitude तो change होता नहीं, direction जरूर change होता है। So because direction is changing, velocity is changing, because velocity is changing, momentum is changing. Clear? बहुत अच्छा। So let's end this video here. Next video में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, जो इस पर ही बेस्ड है। तो अगर ये वीडियो देख के आपको नेक्स्ट वीडियो वापस आना है, मतलब रिवाइज करके ही आपको नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए, दैट आई विल टेल यू फॉर श्योर। क्लियर? ओके, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।